अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर आयकर की छापेमारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर विभाग के मुताबिक प्रोडक्शन कंपनी 300 करोड़ के लेन देन का हिसाब नहीं दे पाई। ये पूरा मामला टैक्स में 350 करोड़ की गड़बड़ी का है। जांच के दौरान एक अभिनेत्री को 5 करोड़ रुपए कैश देने की रसीद भी मिली है। साथ ही फर्जी बिल के जरिए 20 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। छापे में आयकर विभाग को 7 बैंक लॉकर का भी पता चला है। आयकर विभाग ने रेड के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए। इससे पहले आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विक्की बहल और मधु मैंटेना के करीब 28 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। बुधवार को शुरू हुई रेड आज भी दिन भर चली। कल देर रात तक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से करीब 6 घंटे की मैराथन पूछताछ की गई। अनुराग कश्यप के घर के साथ साथ उनके ऑफिस में भी आयकर विभाग ने तलाशी ली है। सूत्रों के मुताबिक कुछ और लोगों के घर पर भी आयकर विभाग का छापा पड़ सकता है। टैक्स चोरी के आरोप में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्टर तापसी पन्नू पर आयकर विभाग के छापे के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को उंगलियों पर नचाती है। कुछ मुहावरे। उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। राहुल गांधी के मुहावरे वाले तंज का जवाब बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों से ही दिया। मिस्टर राहुल गांधी, इन मुहावरों को भी याद करिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया की स्वतंत्रता पर ज्ञान देना। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह समेत समिति के बाकी सदस्य मौजूद हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल और असम से बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। बैठक में असम के उम्मीदवारों के नाम पर पहले चर्चा होनी है। असम की तकरीबन 89 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की बात चल रही है। असम के बाद पश्चिम बंगाल के पहले और दूसरे चरण के लगभग 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले अमित शाह ने प्रधानमंत्री से उनके निवास पर मुलाकात की। इससे पहले दिन भर असम और पश्चिम बंगाल के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अलग अलग बैठकें की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के खेला होबे की धमकी की शिकायत की है। बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला और ममता बनर्जी के खेला होबे वाले बयान की शिकायत की। बीजेपी ने पूछा कि खेला होबे का मतलब क्या है। खेला क्या होवे, इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा। खेला क्या होवे, मतदाताओं को डराना। खेला क्या होवे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। ये सब खेला करने की कोशिश टीएमसी करना चाहती है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता सरकार द्वारा निगमों में अवैध नियुक्ति की भी शिकायत की। वहां के टीएमसी के नेताओं को ही उन लोकल बॉडीज का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया और लगभग 125 म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में 2 करोड़ मतदाता सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। उधर 7 मार्च को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। टीएमसी ने अपने सभी पार्षदों को प्रधानमंत्री की रैली से पहले कोलकाता की हर गली और चौराहों पर ममता बनर्जी की तस्वीरों वाले पोस्टर पर बंगाल को अपनी बेटी चाहिए के स्लोगन लगाने को कहा है। टीएमसी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन को हटाए जाने की मांग की गई है। सुदीप जैन पर टीएमसी ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि मतदान से 3 दिन पहले और 1 दिन बाद तक सिविक पुलिस, ग्रीन पुलिस और स्टूडेंट पुलिस को चुनाव से जुड़े किसी कार्य में न लगाएं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। तांडव मामले में अमेजॉन वीडियो की प्रमुख हेड अर्पिता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनिंग की जरूरत है। कभी कभी तो इस प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है। कोर्ट रेगुलेशन देखने के बाद शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान अर्पिता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ओटीटी के रेगुलेशन हाल ही में आए हैं और मेरी मुवक्किल महज अमेजॉन की एक कर्मचारी हैं, इसलिए जिन्होंने तांडव सीरियल बनाया है मामला उनके खिलाफ बनता है। इस बीच ओटीटी इंडस्ट्री से जुड़े लोग सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिले और ओटीटी के नए रेगुलेशंस पर चर्चा की। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके बताया कि ओटीटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने ओटीटी नियमों का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर करने वाली योगी सरकार की अर्जी पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक विरोध की वजह से ये याचिका दाखिल की गई है। मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि यूपी में उसकी जान को खतरा है। कोर्ट अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश के मुकदमों को दिल्ली या फिर पंजाब में ट्रांसफर कर दे। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार को अपने नागरिकों और पीड़ितों को न्याय दिलाने का पूरा अधिकार है। उधर योगी सरकार एक और माफिया धनंजय सिंह की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस वक्त दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहा है और हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीतियों पर कुछ अहम कदम उठाने होंगे। Some important steps that we need to take include defining the national security strategy and higher defense strategic guidance. गुजरात के केवड़िया में आज शुरू हुए कमांडर सम्मेलन में 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। 3 दिन चलने वाले इस रक्षा शिखर सम्मेलन में देश के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों पर दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद के पिता एसक्यूआर इलियास के भी दंगों की साजिश में शामिल होने के सबूत मिले हैं। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पता चला है कि प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए अवैध तरीके से दिल्ली में रह रही महिलाओं को बुलाया गया था। बंगाली भाषा बोलने वाली इन बांग्लादेशी महिलाओं को दिल्ली के जहांगीरपुरी से लाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई बसों में करीब 300 महिलाओं और बच्चों को प्रोटेस्ट की जगह पर लाया गया और उनकी मुलाकात आरोपी उमर खालिद से कराई गई। दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.